हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे एवं स्वस्थ होंगे और आप अपने 10वीं कक्षा की तैयारी काफ़ी बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि बिहार बोर्ड ने 10वीं कक्षा के सभी सब्जेक्ट का अपना ऑफिशियल मॉडल पेपर को जारी कर दिया है। और आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी का ऑफिशियली मॉडल पेपर का सोल्यूशन करने जा रहे हैं, जो कि आपके मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट है। दोस्तों, एक बात जान लीजिए, प्रश्न संख्या 1 से लेकर 100 तक के आपके हिंदी के एग्जाम पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाएगा, जिनमें से केवल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का आंसर आप सभी को ओएमआर शीट में रंगना होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का सलूशन देख लेते हैं। है दोस्तों, जैसा कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन पे पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 को देख पा रहे हैं। पहला सवाल कहता है कि द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन किन की रचना है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। यह एक पुस्तक है जिसके लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 2 को देखिए कि सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। सेन साहब की नई मोटर कार जो है ये काला रंग का है। उसके बाद में क्वेश्चन 3 को देखिए कि मैक्स मुलर की दृष्टि में सर्वविध संपदा और प्रकृति संदर्भ से परिपूर्ण देश कौन सा माना गया है। तो क्वेश्चन 3 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। जब मैक्स मुलर भारत की दर्शन करने के लिए आता है तो कहता है कि भारत एक ऐसा देश है जो प्राकृतिक संदर्भ एवं परिपूर्ण से भरा हुआ है। उसके बाद में क्वेश्चन 4 कहता है मनुष्य में जो घृणा है वो अनायास बिना सिखाए आ जाती है। वह पशु तत्व का घोतक है और अपने सनियत रखना, दूसरे के मनोभावों का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से लिया गया है। तो क्वेश्चन 4 का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसी पाठ से लिया गया है यह इतनी बड़ी पंक्ति। उसके बाद में अगला सवाल देखिए कि मेंडलीव किन की रचना है। काफ़ी सिंपल सवाल है, उम्मीद है आप सभी को इसका आंसर तो जरूर मालूम होगा। तो दोस्तों, मेंडलीव जो है यह गुणाकर मूले जी का रचना है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन 6 को देख लीजिए। क्वेश्चन 6 कहता है कि देवनागरी के यादव शासकों के लेख किस लिपि में है। तो दोस्तों, देवनागरी के जितने भी यादव हैं उन सभी शासकों का जो लेख है वो नंदी नागरी लिपि में है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, नंदी नागरी लिपि। उसके बाद में क्वेश्चन 7 को देखिए कि लेखक अमरकांत को किस लेखन के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। क्वेश्चन 7 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। लेखक अमरकांत जी को कथा लेखन के संबंध में उन्हें साहित्य अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उसके बाद में क्वेश्चन 8 को देखिए कि बहादुर कैसा लड़का था। काफ़ी सिंपल सवाल है, याद रखिएगा दोस्तों, बहादुर एक हंसमुख एवं मेहनती लड़का था। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 9 कहता है जो महत्व ऐतिहासिक भौतिकवाद के लिए इतिहास का है वहीं आलोचना के लिए साहित्य का परंपरा भी है। यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया है। क्वेश्चन 9 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। यह परंपरा का मूल्यांकन होगा या मछली होगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर बता सकते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन 10 को देखिए कि कौन आमलेट नहीं खाता था। यहाँ पे क्वेश्चन 10 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। बाबूजी कहानी में बताया गया है आमलेट नहीं खाया करते हैं। उसके बाद में कहता है कि अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या था। दोस्तों, याद रखिएगा अशोक वाजपेयी के पिता का नाम परमानंद वाजपेयी था, जो कि ऑप्शन सी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। अगला सवाल क्वेश्चन 12 को देखिए। क्वेश्चन 12 कहता है कि विलनव क्या है। तो दोस्तों, विलनव जो है यह क्या है। क्वेश्चन 12 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। फ्रांस का एक छोटा सा गांव है जिसे विलनव पाठ्य पुस्तक में कहा गया है। उसके बाद में क्वेश्चन 13 कहता है लेखक को गीले कपड़ों में देखकर कौन नाराज हो जाती है। क्वेश्चन 13 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। लेखक को गीले कपड़ों में देखकर उनकी दीदी नाराज हो जाती है। उसके बाद में क्वेश्चन 14 को देखिए कि लेखक यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ था। ये दोस्तों, क्वेश्चन 14 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी सन 1977 ईस्वी की बात है जब लेखक यतीन्द्र मिश्र का जन्म हो जाता है। उसके बाद में क्वेश्चन 15 कहता है जीवन के आरंभिक दिनों में बिस्मिल्लाह खां को संगीत के प्रति आत्मशक्ति कैसे हुई है। क्वेश्चन 15 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, गिरिजा देवी के संगीत से।
उसके बाद में क्वेश्चन 16 को देखिए कि काशी किसकी पाठशाला है। क्वेश्चन 16 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। है दोस्तों, काशी संस्कृति पाठशाला है। क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, है ना जी। उसके बाद में आइए क्वेश्चन 17 को देखते हैं। क्वेश्चन 17 कहता है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। याद रखिएगा 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी की बात है, जब राष्ट्रपति महात्मा गांधी का जन्म गुजरात राज्य के पोरबंदर नामक जिला में हो गया था। उसके बाद में अगला सवाल देखिए कि गांधी जी को महात्मा किसने कहा था। काफ़ी सिंपल सवाल है, याद रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके द्वारा महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा कहा था। उसके बाद में क्वेश्चन 19 को देखिए कि किसका विवादास्पद महाभारत पहले प्रस्तुत किया जाने वाला था। क्वेश्चन 19 का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। पीटर ब्रूक का सबसे पहले महाभारत प्रस्तुत किया जाने वाला था। क्वेश्चन 20 को देखिए कि बिरजू महाराज सबसे बड़ा एग्जामिनर या जज किसे समझते थे। दोस्तों, पंडित बिरजू महाराज की यदि आप पाठ्य पुस्तक में कहानी पढ़ेंगे तो उससे बताया जाता है वह अपनी अम्मा को यानी वह अपनी माँ को सबसे बड़ा एग्जामिनर यानी सबसे बड़ा जज समझते थे। अगला सवाल व्याकरण खंड से लिया गया है और सवाल में हमसे पूछा जा रहा है कि द का उच्चारण स्थान क्या होता है। दोस्तों, द जैसे आप बोलते हैं तो जीभ आपके दांत को छूता है जिसे दंत कहा जाता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, दंत। अगला सवाल 22 को देखिए कि निश्चल शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाता है। दोस्तों, निश्चल का यदि आप सही संधि विच्छेद करते हैं ना तो निह जोड़ छल बराबर निश्चल होता है, इसलिए क्वेश्चन 22 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन 23 को देखिए कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है। यहाँ पे शुद्ध शब्द आप सभी को बताना होगा, तो क्वेश्चन 23 का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। देखिए यहाँ पे अस्मारण होता है, ये गलती लिखा गया है, मैथिली भी गलती लिखा गया है, अनाधिकार भी गलती लिखा गया है, लेकिन वाहनी को देखिएगा तो वाहनी एक शुद्ध वर्ड है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। अगला सवाल 24 कहता है मई शब्द में कौन सी संज्ञा है। ये दोस्तों, किसी भी महीने के नाम में जो संज्ञा उपयुक्त होती है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे जनवरी फरवरी मार्च के साथ साथ दिसंबर तक के आपके सभी महीना या संडे मंडे का सभी दिन जातिवाचक नहीं बल्कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। अगला सवाल करता है अपराध शब्द में कौन सा लिंग है। आसान शब्दों में कहें तो अपराध स्त्रीलिंग होता है या पुल्लिंग होता है, तो अपराध दोस्तों पुल्लिंग होता है, अपराधी स्त्रीलिंग होता है। उसके बाद में कहता है कर्पूर शब्द है, तो है दोस्तों कर्पूर शब्द जो है यह क्या है, तो यह एक तत्सम शब्द है। क्वेश्चन 26 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद में श्याम शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है। उम्मीद है आप सभी को इसका आंसर तो मालूम होगा। श्याम शब्द का स्त्रीलिंग रूप श्यामा होता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। अगला सवाल कहता है डाल पर चिड़िया गाती है, यह किस कारक का उदाहरण है। देखिए यहाँ पे डाल पर चिड़िया गाती है, यहाँ पे कारक के चिन्ह का जो प्रयोग किया गया वो पर है, तो अधिकरण में पै पर होता है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। पर किसका रूप है, तो ये अधिकरण कारक का रूप है। अगला सवाल है यह कलम किसकी है, किस विशेषण का उदाहरण है। क्वेश्चन 29 का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, यानी यह कलम किसकी है, ये सर्वनामिक विशेषण है। इसमें तो गुण नहीं बताया गया तो गुणवाचक नहीं होगा, संख्या का बोध नहीं है तो संख्यावाचक नहीं होगा, परिमाण का बोध नहीं है तो परिमाण बोधक भी नहीं होगा। क्वेश्चन का सही जवाब सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन 30 को देखिए कि मैंने खाना खा लिया है किस काल का उदाहरण है। आप सभी को मालूम होगा कि यदि किसी भी सेंटेंस के लास्ट में है लगा होता है तो वर्तमान काल होता है, था थे थी लगा होता है तो भूतकाल, गा गे गी लगा होता है तो भविष्यत काल, लेकिन है लगने के कारण क्वेश्चन का सही जवाब प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल हो जाएगा। अगला सवाल 131 को देखिए कि पुष्प शब्द है, यहाँ पे क्वेश्चन 31 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। पुष्प शब्द एक तत्सम शब्द है जो कि ऑप्शन ए में है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। अगला सवाल 32 को देखिए कि ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने समान अर्थ को छोड़ किसी परंपरा के विशेष अर्थ में पर्याचक हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं। तो ऐसे सभी शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, उसे योग रूढ़ कहते हैं।
क्वेश्चन का सही जवाब योग रूढ़ हो जाएगा, है ना। उसके बाद में क्वेश्चन 33 को देखिए कि पराजय शब्द में उपसर्ग क्या है। उपसर्ग उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसका अर्थ बदल देता है। आप पराजय को देख लीजिए तो परा जोड़ जय, इसमें उपसर्ग क्या हो गया, तो परा हो गया। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, परा। उसके बाद में कहता है त्यागी शब्द में प्रत्यय है। तो है दोस्तों, त्यागी में प्रत्यय बताना होगा। प्रत्यय उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ बदल देता है। अब त्यागी को ही देख लीजिए, त्याग जोड़ ई बराबर त्यागी, इसलिए इसमें प्रत्यय जो होगा वो ई होगा। उसके बाद में कहता है चाचा शब्द का विशेषण शब्द क्या होता है, यानी चाचा का आपको विशेषण बताना है तो चाचा का चचेरा हो जाएगा। उसके बाद में है शूलपानी शब्द में कौन सा विशेषण समास है। ये दोस्तों, शूलपानी शब्द में कौन सा समास है, याद रखिएगा। जिस समासिक शब्द का कोई भी पद प्रधान ना हो, इसका समस्त पद मिलकर किसी अन्य पद की ओर हमें निर्देशित करता हो, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे शूलपानी को देख लीजिए। शूल का मतलब होता है कृपाण यानी चलाने वाला हथियार, पानी का मतलब होता है हाथ। आसान शब्दों में कहे तो जिसके हाथ में शूल हो, और किसके हाथ में शूल है तो किसी तीसरा का नाम शिव का नाम बनाता है, जो कि अव्ययी भाव है। तो क्वेश्चन का सही जवाब बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो दोस्तों, क्वेश्चन 37 में आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 37 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। राम ने पुस्तक खरीदा, और राम पुस्तक खरीदा ये गलत हो जाएगा। राम ने पुस्तक खरीदा यह शुद्ध वाक्य है। अगला सवाल कहता है द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण दीजिए। तो देखिए, यहाँ पे द्रव्यवाचक संज्ञा पहचानना काफ़ी ही आसान होता है। देखेंगे तो देखिए, पत्थर, गांव, शहर तो द्रव्य है नहीं, लेकिन दूध, घी, मक्खन ये सभी के सभी द्रव्य होता है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब दूध हो जाएगा। अगला सवाल 39 को देखिए कि उसने अपने भाई का घर खरीदा, किस वाक्य का उदाहरण है। दोस्तों, क्वेश्चन 39 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। यह सरल वाक्य का उदाहरणों में से एक है। इसके बाद में क्वेश्चन 40 को देखिए कि सजीव शब्द का विलोम शब्द क्या होता है। तो सजीव का बहुत ही सिंपल है, सजीव का निर्जीव होता है, यानी क्वेश्चन 40 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल 41 कहता है कि जपूजी किसकी रचना है। दोस्तों, जपूजी रचना की बात करेंगे तो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। संत गुरु नानक जी का जन्म गुजरात के तलवंडी नामक स्थान पे हुआ था। इन्हीं के द्वारा जपूजी नामक एक पुस्तक रचना की गई थी। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, संत गुरु नानक। अगला सवाल क्वेश्चन 42 को देखिए कि जटा मुकुट तन भस्म लगाई, वसन छोड़ी तन नग्न भया, किस कविता की पंक्ति है। दोस्तों, क्वेश्चन 42 का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, यह एक कविता है आपके पाठ्य पुस्तक का, जिसमें से यह लाइन लिया गया है। अगला सवाल क्वेश्चन 43 को देखिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन 43 क्या कहता है कि रसखान रचित प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचना है, यानी रसखान के द्वारा एक प्रेम वाटिका नामक रचना की गई है। तो ये किस प्रकार की रचना है। पहला ऑप्शन धार्मिक रचना, कारुणिक रचना, भक्तिपरक, और डी में दिया गया प्रेम निरूपण संबंधी। तो दोस्तों, क्वेश्चन 43 का बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी प्रेम वरूपण संबंधी यह रचना है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 44 को देख लीजिए। ये दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन 44 क्या कहता है कि इनमें से किनका सवैया और घनाक्षरी अत्यंत प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे सवैया और घनाक्षरी सबसे ज़्यादा किसका प्रसिद्ध है, तो ये घनानंद का प्रसिद्ध है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, घनानंद। अगला सवाल 45 को देखिए, रसिक समाज की स्थापना किसने किया था। ये दोस्तों, क्वेश्चन 45 का सही आंसर की बात करेंगे तो इसका घनानंद हो जाएगा। यहाँ पे बद्री नारायण, जीवनानंदन दास, सुमित्रानंदन पंत तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी रसिक समाज की स्थापना घनानंद ने किया था। उसके बाद में क्वेश्चन 46 को देखिए, वीणा किनकी रचना है। ये दोस्तों, वीणा जो है ये किनकी रचना है, तो यह है सुमित्रानंदन पंत की, और सुमित्रानंदन पंत के द्वारा आपके पाठ्य पुस्तक में एक सुप्रसिद्ध कविता जिसका नाम है भात माता। भात माता ग्रामवासिनी, खेतों में फैला है श्यामल धूर भला मेरा सांचल, गंगा जमुना को आंसू जल फिर भी प्रतिमा उदासनी, यह एक सुप्रसिद्ध कविता सुमित्रानंदन पंत के द्वारा आपके पाठ्य पुस्तक भात माता नाम से प्रसिद्ध है।
अगला सवाल करता है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था। तो दोस्तों क्वेश्चन 47 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी 23 सितंबर 1908 ईस्वी की बात है जब रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था। अगला सवाल 48 को देखिए कि अपने सामने शीर्षक काव्य संग्रह किन की रचना है। क्वेश्चन 48 का बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कुंवर नारायण की ही रचना है। अपने सामने शीर्षक काव्य संग्रह कुंवर नारायण की रचना है। अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन 49 को देख लीजिए, बूढ़ा चौकीदार वृक्ष कहाँ मिला था। है दोस्तों, बूढ़ा चौकीदार नामक जो वृक्ष है वो कहाँ पे मिला था। पहला ऑप्शन आंगन में, खेत में, बांध पर या घर के दरवाजे पे। तो बूढ़ा चौकीदार जो वृक्ष है वो घर के दरवाजे पे मिला था। एक और सवाल पूछ लिए जाते हैं कि बूढ़ा चौकीदार आपके पाठ्य पुस्तक में किसे कहा गया है, तो वृक्ष अर्थात पेड़ को कहा गया है। उसके बाद में क्वेश्चन 50 को देखिए कि तुर्की के महाकवि नाजिम हिमकत की कविताओं का अनुवाद बीरेन डंगवाल ने किस रूप में किया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 50 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, भिक्षाधर, वनलता सेन और झरा पालक बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, पहल पुस्तिका। तो दोस्तों वीडियो लंबी ना हो, जिस कारण मैं आज के इस वीडियो में इस मॉडल सेट का पहले पार्ट में 1 से लेकर 50 तक के ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का सलूशन कर पाया हूँ। आगे आने वाली पार्ट में हम लोग क्वेश्चन 50 से लेकर 100 तक के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का सलूशन काफ़ी ही बेहतरीन सलूशन के साथ देखने वाले हैं, जो कि आपके मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ही इंपॉर्टेंट होगा। तो उम्मीद है कि आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर करें। नए होंगे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ या जल्दी से वीडियो को बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही आने वाली हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आप सभी को मिल सके और आप हमारे द्वारा बनाए गए तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो सबसे पहले देख सके। तो हे दोस्तों, हम जल्द मिलेंगे बिहार बोर्ड से जुड़ी हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।